हाय दोस्तों, मैं सतीश सोल्य कोचिंग कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम इस समय पढ़ रहे हैं कार्बन और इसके यौगिक, और उस चैप्टर का हम लोग पार्ट सेकेंड आज पढ़ेंगे। इस पार्ट की जो टॉपिक है वो आज की क्या है, कार्बन में आबंधन। अब कार्बन में आबंधन कौन सा होता है, तो वो हमको दे रहा है सहसंयोजी आबंधन होता है या बंध होता है। ठीक है, अब हमें ये जानना है कि बंध क्या होते हैं, फिर इसके बाद हमें जानना है कि उसके प्रकार क्या होते हैं, तब जाकर हमारी समझ में आएगा कि सहसंयोजी बंध क्या होते हैं। आई बात समझ में? मतलब कार्बन में आबंध जानने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि बंध क्या चीज है। तो देखिए भाई, इस चैप्टर को शुरू करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा बंध। भाई बंध, बॉन्ड कहते हैं इसे। बॉन्ड के लिए क्या कहा है, किसी यौगिक या अणु में परमाणु परस्पर जुड़े होते हैं। भाई कोई भी अणु है या यौगिक है, यौगिक में मान लीजिए हम ले लेते हैं NaCl हो गया या COCO2 हो गया। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं भाई कि सोडियम है क्लोरीन के साथ है, कार्बन है ऑक्सीजन के साथ है, तो ये जुड़े हैं ना। तो जुड़ने की तो कोई तो वजह होगी। जैसे हमारे रिश्ते नाते हैं, चाहे मम्मी पापा हो गए या भाई बहन हो गए या पिता पुत्र हो गए, ये सब किसी चीज से तो जुड़े हैं। ऐसे ही तो हम किसी को राह चलते को तो मम्मी डैडी तो बोल नहीं सकते। तो वही बात इन यौगिकों और अणुओं में होती है। ठीक है, तो देख क्या रहा है, किसी यौगिक या अणु में परस्पर जो परमाणु होते हैं वो जुड़े होते हैं, और जुड़े जिस कारण होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, बंध कहते हैं ना। जुड़े होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बंध कहते हैं। इस बात को जानते रहिएगा। अब बात कर लेते हैं बंध के प्रकार क्या होते हैं। तो भाई देख लीजिए, मैंने यहाँ दो बंध लिखे हैं, आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध। ये दो ही प्रकार नहीं होते, प्रकार बहुत होते हैं भाई। जैसे मैंने अभी बताया ना, रिलेशन हमारे सब तो एक जैसे तो होंगे नहीं। जिसके साथ जैसा व्यवहार रहता है, जैसे रिश्ते नाते रहते हैं, वैसा हम उनको बुलाते हैं। तो यहाँ भी बंध जो होते हैं ना, कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हमको इंपॉर्टेंस किसको देनी है, सहसंयोजी बंध को देनी है। अब कहेंगे तो फिर सर आपने आयनिक बंध क्यों लिख दिया। तो भाई कुछ चीजें होती है ना जिनके बिना सब अधूरा अधूरा सा लगता है। जैसे आप खाना खाते हैं तो अचार चटनी न रहे तो फिर अच्छा लगेगा, तो वही बात इसमें है। जब तक हम आयनिक बंध को नहीं जानेंगे ना, तब तक सहसंयोजी बंध हमारी समझ में नहीं आएगा। तो बंध समझ लिए। अब देखते हैं इन दोनों में से पहले किसे, आयनिक बंध को, कि आयनिक बंध क्या होता है। तो भैया आयनिक बंध को समझने के लिए पहले इसकी डिफिनीशन जान लीजिए। ठीक है ना। क्या क्या रहा है कि जब एक धातु, भाई धातु हम किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, और धातु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं को क्या देता है, अपना इलेक्ट्रॉन देती है। ठीक है ना। जब एक धातु और धातु को इलेक्ट्रॉन देती है, यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन देती है, तो इससे कौन से बंध बनते हैं भाई, तो इससे जो बंध बनता है उसी को हम कहते हैं आयनिक बंध। अब आप कहेंगे सर इसका नाम आयनिक बंध क्यों पड़ा, ये भी तो बात आती है ना। तो जरा ध्यान दीजिएगा। अब एग्जांपल में ले लेते हैं हम NaCl। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, 281 होता है। ठीक है, और क्लोरीन का आपने पढ़ा होगा 17 का 287। मैंने आपको एक बात बताई थी कि कोई भी परमाणु चाहता है कि मेरे बाह्य कोश में अक्रिय गैस तत्वों जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाए। ठीक है ना, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके जैसा हो जाए, निकटवर्ती अक्रिय गैस। और देखिए अक्रिय गैस ये रही, इसके अलावा भी जिनान है आपकी, तो मैं बस इतना ही लिखा हूं कि आप इतने में समझ सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सोडियम है आपका, इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके जैसा हो सकता है, 281 है। देखिए यहां पर क्या है, 2 है, 8 है, 1 नहीं है। अगर इसको इसके जैसा बनाना हो, आर्गन जैसा, तो इसको क्या करना होगा, 8 तो है ही यहां पर, बाह्य कोश में 1 है, इसके जैसा 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो इससे अच्छा ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, किसी को दे दे। अब वो देगा किसको, तो हम यहां पर लिख लेते हैं, ये हो गया सोडियम और ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन, क्रॉस से दर्शा रहा हूं मैं, ये जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन है उसी को मैंने यहां लिखा है। अब बात कर लेते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का क्या है भाई, 17, 287। अब ये किसके जैसा बन सकता है भाई, देखिए 288,
ये 7 है, ये 8 है। अगर हम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो ये आर्गन जैसा बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा ना। तो आर्गन जैसा बनाने के लिए हम इसको एक इलेक्ट्रॉन किसी का दिलवाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है? जो इसके साथ में रहेगा वही तो देगा। तो देखिए, ये इसके इलेक्ट्रॉन हो गए क्लोरीन के, ठीक है। हम एक को क्रॉस से दर्शाए हैं, एक को डॉट से दर्शाए हैं, ये इलेक्ट्रॉनों में विभेद करने के लिए है। और ये हमने इसके बीच में कर दिया प्लस। भाई दोनों जुड़ेंगे तभी तो NaCl बनेगा। अब यही इलेक्ट्रॉन हम इसको दिलवा देते हैं। देखिए क्या लिखा गया, जब एक धातु अधातु को इलेक्ट्रॉन देती है, तो भाई सोडियम धातु ना है, और क्लोरीन क्या है आपकी? अधातु। तो इसने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? क्लोरीन को। तो दे दिया जब, तो बन क्या जाएगा? अब Na ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पर हो गया प्लस, और क्लोरीन ने उसका इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पर हो जाएगा आपका क्या? माइनस। आई बात समझ में? अब देखिए, इसी आवेश की वजह से इनको कहा जाता है आयनिक यौगिक, और इनके मध्य जो ये आयन द्वारा बंध बने हैं उसी को हम कहते हैं आयनिक बंध। आई बात समझ में? ऐसा बंध जो एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन देने और दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से बने उसे हम आयनिक बंध कहते हैं, और जिस यौगिक में ये बंध पाए जाते हैं उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। अब देखते हैं इस बंध को, सहसंयोजी बंध को। अब ये क्या होता है भाई? तो इसमें कहा जा रहा है कि जब दो परमाणु, ठीक है ना, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए? साझेदारी हो जाए। साझेदारी का मतलब क्या होता है? साझेदारी का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए दो लोग हैं, वो कोई काम करना चाहते हैं, तो एक के पास कुछ रुपए है, एक के पास कुछ रुपए है, वो दोनों मिलकर उस चीज को करते हैं। नहीं कहते हैं कि हम लोगों ने मिलकर बिजनेस किया है। तो वही बात यहाँ पर हो रही है कि इसमें जो दो परमाणु होंगे ना, वो मिलकर बंध बनाएंगे, अकेले किसी को बनाने की कंडीशन नहीं होगी, ठीक है ना, वो दोनों मिलकर बनाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की क्या करते हैं? वो साझेदारी। तो जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं तो जो बंध बनते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंध कहते हैं। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो एग्जाम्पल काफी अच्छा सा, एकदम सस्ता सा आपकी बुक में दिया है। मैं यहां पर शुरुआत करता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस है, ये H2 लिखा जाता है, इसे हाइड्रोजन का अणु भी कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन कितने रहे हैं आपको? दो दिख रहे हैं ना। तो दो दिख रहे हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये हो गया एक हाइड्रोजन, ये हो गया दूसरा वाला हाइड्रोजन, ठीक है। अब जरा इनके वाहक कोश के इलेक्ट्रॉन को जानते हैं। तो हम जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। के कोश में इसके इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? यही परमाणु क्रमांक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इसी को हम प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या मान सकते हैं, क्योंकि तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं? 1 है। और अभी मैंने बताया कि अक्रिय गैस बनने के लिए ये किसके जैसा बनना चाहेगा? हीलियम जैसा। हीलियम एक उत्कृष्ट गैस है जिसके वाहक कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो ये अपनी 1 को 2 बनाना चाहेगा। आई बात समझ में? तो ये दोनों हाइड्रोजन है भाई, एक इलेक्ट्रॉन इसका हो गया और एक इलेक्ट्रॉन किसका हो गया? इस वाले हाइड्रोजन का हो गया। अब कोई किसी को देगा नहीं, क्योंकि दोनों को एक एक की जरूरत है। भाई इसमें हाइड्रोजन दो ना है, ज्यादा होता तब न देते। जब दोनों को जरूरत है तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? साझा करेंगे। इस तरह देख लिया आपने। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें आप अगर इस हाइड्रोजन को भूल जाए, भूलना नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूं तो याद रखिएगा। अब देखिए, H के वाहक कोश में कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं। और ये देखिए अब कितने दिख रहे हैं इस हाइड्रोजन के? तो इसमें भी 2 दिख रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ ये दोनों आपस में क्या कर लिए? साझा कर लिए। ये उसी तरह है जैसे एक छोटा बच्चा रोता है तो मम्मी या पापा कुछ उसको पैसे दे देते हैं, अब बाद में फुसलाकर वो पैसे ले लेते हैं। कब ले लेते हैं? जब वो शांत हो जाते हैं। तो उसी तरह जब ये दोनों एक्टिव रहते हैं क्रिया करने के लिए, तो ये जुड़ जाते हैं आपस में और जुड़कर साझा कर लेते हैं। और साझा करते हैं किसका? इलेक्ट्रॉनों का।
तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया। अब इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है भैया? इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा जानते हैं ना आप? अभी अनपेयरेड इलेक्ट्रॉन की भांति है, जब आपकी मैरिड हो जाएगी ना तो फिर आपका पेयर जोड़ा बन जाएगा। अब यहाँ पर उसी तरह ही इनका जोड़ा बन चुका है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन युग्म कैसे हैं? साझेदारी के हैं, ये किसी एक के नहीं है। जैसे आप इस समय आप फ्री रहते हैं तो कोई भी डिसीजन अकेले ले लेते हैं, लेकिन जरा सोचिए जब पार्टनर आ जाएगा आपका तो फिर कोई डिसीजन साथ में लेंगे ना, कि अकेले ले लेंगे? अकेले लेंगे तो फिर वही बात है ना। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर। तो ये बात समझ में आ गई कि जो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है उसी को हम कहते हैं सहसंयोजी बंध। और जिन यौगिक या अणु में ये बंध पाया जाता है उसी को हम कहते हैं सहसंयोजी अणु या तो यौगिक। तो यही सहसंयोजी बंध अगर अणु में पाए जाते तो हम उसे कहेंगे सहसंयोजी अणु, और वही अगर यौगिक में पाए जाएंगे तो हम उस यौगिक को क्या कहेंगे? सहसंयोजी यौगिक। तो आ गई बात समझ में यहां तक। अब अपन देखते हैं क्या इन दोनों बंधों में अंतर। भाई ये तो हमने डिफिनीशन अभी पढ़ी, अब अंतर देखते हैं ना इसमें भाई, आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक में। तो एक बात बताइएगा, अभी हमने पढ़ा कि वे यौगिक जिनमें आयनिक बंध होंगे उन्हें हम आयनिक यौगिक कहेंगे, और जिनमें कैसे बंध होंगे? सहसंयोजी बंध होंगे, उसको हम सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। अब इनमें अंतर क्या होता है? अब देखिए ये इस चैप्टर की महत्वपूर्ण पॉइंट है, सहसंयोजी यौगिकों के गुण। और ये किसमें थी? धातु और अधातु में। मैंने उसमें आयनिक बंध कर कर पढ़ाया था, ठीक है ना, आयनिक यौगिक कर कर। अब यहां पर देख लेते हैं दोनों में अंतर क्या होते हैं। तो देखिए भाई इसमें क्या अंतर होता है? तो पहली पॉइंट हमारी दे रहा है क्या? ये गलित एवं विलयन। गलित एवं विलयन की अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। अब इसका मतलब क्या है जरा सोचिएगा। देखिए आप थोड़ा सा नमक लीजिएगा, नमक लेने के बाद, नमक का मतलब NaCl, ठीक है, इसे किस में डाल दीजिएगा? जल में। जब जल में डालेंगे ना तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होने लगेगा, मतलब विद्युत प्रवाहित होने लगेगी। उसी को कह रहा है कि यह गलित एवं विलयन की अवस्था में क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। आई बात समझ में? मतलब इनको हम गला दें और या तो फिर जल में घोलकर विलयन बना दें। उस विलयन में अगर बिजली भेजेंगे ना तो दूसरे सिरे पर निकलेगी, वहां पर टेस्टर से चेक करेंगे तो निकलेगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी आप विद्युत एक्सपेरिमेंट अपने पास मत करिएगा, ठीक है ना, इससे आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। तो ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ, इससे आप जानते रहिएगा। अब मैं भी कर नहीं सकता क्योंकि मेरी देखी देखा आप भी कर सकते हैं, तो कोई दुर्घटना हो सकती है। तो बस इतना जानते रहिए कि नमक को जब हम जल में घोलेंगे तो उसका जो जलीय विलयन होगा वो विद्युत का क्या करेगा? सुचालक होगा या विद्युत का प्रवाह करेगा। आई बात समझ में? अब बात कर लेते हैं किसकी? सहसंयोजी यौगिकों की। तो सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं भाई? इनकी बात हो गई कि ये विलयन या गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ये किसी भी अवस्था में विद्युत के सुचालक नहीं होते, अर्थात ये विद्युत के क्या हैं? कुचालक हैं। ये याद रखिएगा, कुचालक का मतलब होता है इनके विलयन या किसी अवस्था में विद्युत का चालन नहीं होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज को छोड़कर, वो है आपका ग्रेफाइट, ठीक है ना। ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है, ठीक है ना। तो ग्रेफाइट को छोड़कर इतना जरूर याद रखिएगा भाई, और धातुओं में कौन सी चीज विद्युत की सुचालक है? तो ग्रेफाइट। अब बात करते हैं दूसरे गुण की। दूसरा गुण क्या है भैया इसका? ये प्रायः क्या होते हैं? ठोस होते हैं। मतलब जो आयनिक यौगिक आपको मिलेंगी इनकी अवस्थाएं प्रायः, प्रायः का मतलब ज्यादातर क्या मिलेंगी? ठोस मिलेंगी। लेकिन सहसंयोजी यौगिक की बात कर लेते हैं भाई। सहसंयोजी यौगिक में आप बताइएगा, अभी हमने तो आपने देखा होगा हाइड्रोजन। अभी हाइड्रोजन क्या होती है भाई? गैस होती है। जल, जल भी एक सहसंयोजी यौगिक है। ये भी क्या होता है? आपका द्रव होता है। मतलब इसमें सहसंयोजी यौगिक में आपको क्या मिलेंगे? ज्यादा से ज्यादा गैस या द्रव ही मिलेंगे। बहुत कम पदार्थ ही क्या मिलेंगे? ठोस अवस्था में आपको मिलेंगे। तो ये बात समझ में आ रही है आपको यहाँ पर कि सहसंयोजी यौगिकों के गुण क्या होंगे, कि उनकी अवस्थाएं कैसी रहेंगी, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। अब बात करते हैं तीसरी, इनका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है।
गलनांक क्या होता है भाई? तो किसी पदार्थ को जब हम निश्चित ताप पर गलाते हैं ना तो वो उसका गलनांक कहलाता है, ठीक है। और क्वथनांक का मतलब होता है जब हम किसी पदार्थ को गर्म करें और वो उबलने लगे और या गैसीय अवस्था में बदलने लगे तो उसको हम कहते हैं क्वथनांक। ये दोनों प्रोसेस जो होते हैं ना आपके, गलनांक व क्वथनांक, एक निश्चित टेम्परेचर पर होते हैं और उसी निश्चित टेम्परेचर को ही हम क्या कहते हैं? उसका गलनांक कहते हैं और उसका क्वथनांक कहते हैं। तो भैया गलनांक मैंने क्या बताया? जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदले उसी ताप को हम क्या कहेंगे? गलनांक। और ये एक निश्चित दाब पर होती है क्रिया, ठीक है ना। और ताप भी नियत रहेगा, मतलब वहां पर जिस ताप पर जो पदार्थ गलता है वही उसका क्या रहेगा? गलनांक। क्वथनांक का मतलब मैंने बताया जब कोई द्रव किस में बदल जाए? गैसीय अवस्था में। तो मानक दाब और जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव ऐसा करता है कि द्रव गैस में बदल जाए उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। तो आई बात समझ में? ये दोनों इसके क्या होते हैं? उच्च होते हैं। यहां तक समझिएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, NaCl का जो गलनांक होता है ना लगभग 800 अंश सेल्सियस के आसपास होता है, समझ रहे हैं। और क्वथनांक लगभग 900 से ऊपर होता है, मतलब इसको गर्म कर कर भाप बनाने में हमको बहुत ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी और इतना टेम्परेचर तो हमारे यहाँ मिलता नहीं है। आई बात समझ में? अब बात कर लेते हैं इनके गलनांक और क्वथनांक की। तो इसमें हमने पढ़ा इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, मतलब ज्यादा होते हैं। अब इसमें देख लेते हैं, इनका जो गलनांक क्वथनांक होता है वो बहुत कम होता है, आसानी से। अब भाई देखिए, कोई चीज पहले से द्रव है तो इसे गर्म कर कर हम गैस में आसानी से बदल सकते हैं ना। अब H2O द्रव जल है ना हमारा, इसे 100 डिग्री टेम्परेचर देंगे ना तो ये किस में बदल जाएगा? गैस में। तो इसका क्वथनांक 100 डिग्री हो गया। और वही अगर बात कर ले इन गैसों की, तो ये तो पहले ही से गैस है, तो इनका क्वथनांक और गलनांक कम हुआ कि नहीं हुआ? तो बहुत कम होता है। तो इसीलिए सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं या निम्न होते हैं, और इनके आयनिक यौगिकों के क्या होते हैं? उच्च होते हैं। एक बात और जान लीजिएगा, इसी में चौथी पॉइंट में कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। NaCl को मैंने अभी बनाया था, एक पर था प्लस एक पर था माइनस। तो इसका मतलब ये जो यौगिक होते हैं, कौन? आयनिक यौगिक, ये बने किससे होते हैं? आयनों से, प्लस माइनस से। और इनमें अभी मैंने हाइड्रोजन गैस को बनाया था, क्या किसी पर प्लस माइनस था? नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया? इनमें आयन नहीं होते हैं, ये किससे बने होते हैं? परमाणु या अणु से मिलकर बने होते हैं।